मैं अपनी तीसरी उथरू डाउन बियर की बोतल खत्म करने वाला था। पिछले डेक पर पड़ी एक केले जैसी कुर्सी पर लेटा हुआ और एक बूट्स पहनने के बावजूद मेरे पांव सर्दी से जिम रहे थे। मैंने टेली को बाहर आते सुना। वो आहिस्तगी से पिछला दरवाज़ा बंद कर रही थी। तुम सो नहीं पा रहे हैं? आधी रात को ये आदत अच्छी नहीं होती जो नींद की गोलियों मिलेटोनिन के बजाय शराब पीना। बात करना चाहते हो? मैं नहीं चाहता था, लेकिन जब तुम्हारी जिंदगी की सबसे प्यारी इंसान ऐसा सवाल करे तो जवाब देना पड़ता है। मैंने आहिस्तगी से सर हिलाया, ताका लगे जैसे मैं अपने अंदर किसी कश्मकश में हूं। मैंने इसकी तरफ देखा, अपना बाजू उसके कंधों के गिर्द डालकर इसे अपने करीब खींचा और कंबल उठाया ताकि वो इसके अंदर सिमट आए। ऐसी लेटने वाली केले जैसी कुर्सी पर एक दूसरे से लिपटना तब तो ठीक लगता था जब हम दुबले पतले नौजवान थे और कुर्सी के नाकिस डिजाइन आराम की कमी की परवाह नहीं करते थे। हमारी दिलचस्पी तो सिर्फ एक दूसरे की कुर्बत और कंबल के नीचे वाली शरारतों में होती थी। अब एक दरमियानी उम्र के जोड़े के तौर पर इस तरह की हरकतों में कई मसले थे, जबकि हम दोनों इस पर लेटे हुए थे। सबसे पहले तो मुझे फिक्र थी कि शायद ये कुर्सी हमारे मुश्तरका वजन के लिए बनी ही नहीं थी, और आराम के लिहाज से तो इसकी हालत सिफर से भी नीचे थी। वो रोमानवी पागल आदमी आखिर कहाँ चला गया? फिर वो दो नौजवान आशिक बूढ़े हो गए हैं, दरमियानी उम्र के आम मोटापे के साथ। तुम जानती हो मैं काम पर वाले माहिर नफ्सियात से मिल रहा हूं। मैंने इसे इंतहाई संजीदा अंदाज से देखा, जैसे ये बात पहली बार जुबान पर आई हो। एलन फिलिप्स। हाँ, मैं भी उसके पास चंद बार बैठी थी जब वो बेवकूफ आदमी जिससे मेरी तुमसे पहले शादी हुई थी मुझे मारता पीटता था। मुझे सिर्फ किसी ऐसे शख्स की जरूरत थी जो मुझे बताता कि जिंदगी ऐसी नहीं होनी चाहिए। मैं ये जानती तो थी, लेकिन ये मुश्किल होता है। समझ रहे हो? तुम एक आदमी से मोहब्बत करने और उससे शादी करने का फैसला करती हो, फिर तुम्हारी पूरी सोच, तुम्हारी हैसियत, तुम्हारी अपनी पहचान सब बखर जाती है जब वो तुम पर हाथ उठाना शुरू कर देता है। इसने अपनी बात पर जोर देने के लिए हाथ फैलाए। फिर अचानक तुम्हें समझ आता है कि वो शुरू से हकीकत में कैसा था, चालाक, हुक्म चलाने वाला और एक बहुत बड़ा बेवकूफ। फिर तुम किसी ऐसे इंसान से अचानक मिलते हो जब तुम इस की ना तवक्को कर रहे होते हो ना ख्वाहिश, लेकिन तुम जान जाते हो कि ये आदमी तुम्हारे इस जालिम शौहर के बिल्कुल बरफ्स है, और ये दूसरा आदमी तुम्हें हंसाता है। मुझे याद भी नहीं था कि मैं आखिरी बार दिल से कब हंसी थी। मैं उसके साथ कभी नहीं हंसी। ये दूसरा आदमी और मुझे मारता पीटता नहीं, क्योंकि वो ज्यादा बेहतर समझता है कि गुस्सा ठंडा होने तक बाहर चला जाए और फिर सुकून से ऐसी बात करे जो समझ में आए। लेकिन इसमें अब भी कुछ खामियां हैं जिन्हें मैं कभी बदलना नहीं चाहूंगी, क्योंकि वो खामियां और उसकी अच्छी खूबियां मिलकर इसे एक शानदार इंसान बनाती हैं। ये है मेरी जिंदगी दोस्त। तुम्हारी क्या है? हाँ, मैं इस बात का मुकाबला कैसे करूं? ये औरत जिससे मैं बेहद मोहब्बत करता हूं, इसने मुझे एक बुद्ध राहिब जैसी जिंदगी से बचाया। कम अज कम सोचों और जहन के लिहाज से मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसी औरत मिलेगी जिसे लफ्ज़ों में बयान न किया जा सके, और जिसने मुझे कभी पहली बीवी से मवाजना करने पर मजबूर नहीं किया। वो इस जैसी बिल्कुल नहीं, लेकिन कई बातों में वो इसकी दोबारा जिंदगी जैसी है। ये कैसा लगा?
आम इस पर अभी मजीद काम की ज़रूरत है, लेकिन फ़िलहाल ठीक है। एक मुर्दा इंसान से मवाजना होने के अपने मसाइल होते हैं, ख़ास तौर पर जब मैं इस आदमी के साथ खुद को इतना जिंदा महसूस करती हूँ। अच्छा, मैं याद रखूंगा कि मुझे इस पर मजीद काम करना है। ठीक है। हम दोनों हंस पड़े और एक दूसरे को बोसा दिया, जो इस हालत में करना खासा मुश्किल था। तुम जानती थीं कि मैं फील्ड्स से मिल रहा हूं। इसने तुमसे मेरे बारे में बात की थी, है ना? अलिफाम, ओ मुसीबत। इसने कहा था कि इसे राज रखूं। मुझे तुम्हें नहीं बताना चाहिए था, मुआफ करना। लेकिन हाँ, इसने एक दिन मुझे फ़ोन किया और पूछा कि क्या मैं आधे घंटे के लिए इससे मिल सकती हूँ। 3 घंटे बाद मैं उसके कमरे से यूं निकली जैसे सारे आंसू बहा चुकी हूँ, और हमने सारा वक्त सिर्फ तुम्हारे बारे में बात की। वही नंदी सी हंसी फिर उसकी आवाज़ में घुल गई। तुमने एक बहुत समझदार बूढ़े जासूस से शादी की है, जिसकी नाक 1 मील दूर से झूठ खुफिया बात की वो सूंघ लेती है। मुआफ करना है दाना बुजुर्ग। इसने हल्के से मेरी पसलियों में कोहनी मारी ताका याद दिला सके कि इख्तियार किसके पास है। अब इतने अरसे से तुम इतने उलझे हुए क्यों हो? मैं तो कहूंगी जितना अरसा मैंने तुम्हें जाना है, लेकिन सालों के साथ ये और बढ़ता गया है। वो एक बाजू के सहारे उठकर मुझे सख्त नज़रों से देखने लगी। इतने अरसे में तकरीबन हर हफ्ते तुम्हें रात को पसीना आता था, और आहिस्ता आहिस्ता ये बदतर होता जा रहा था। मैं बहुत परेशान थी, इसलिए मैंने डॉक्टर फील्ड्स और हमारे फैमिली डॉक्टर दोनों से बात की। इसने कहा फिक्र की बात नहीं, क्योंकि मैं इसका सब से बेफिक्र मरीज हूं कि मैं किसी चीज़ की फिक्र नहीं करता, और शायद रात के पसीने की वजह कोई केस खत्म होना होता है। जैसे कोई चूजा बड़ा हो कर घोंसला छोड़ दे तो एक खाली पिन महसूस होता है, जैसे तुम्हें अकेला छोड़ दिया गया हो, अब तुम्हारी ज़रूरत ना रही हो। क्या यही बात नहीं? मैंने ज़रा करवट बदली ताकि हम दोनों के लिए कुछ आरामदेह हो जाए। ये कुर्सियां कभी एक से ज़्यादा लोगों के लिए बनी ही नहीं थीं, सिवाय उन नौजवान आशिकों के जिन्हें बेआराम कुर्सियां भी अहम नहीं लगती। अलिफाम, हमारा डॉक्टर, मेरा ख्याल है वो अब कुछ सिटिया सा गया है, और मैं इस की तशखीस से खुश नहीं हूं। वो मामूली सी खिंचाव को भी बढ़ती उम्र के दर्द कहता है। मेरी उम्र में? अरे भाई, मेरा ख्याल है हमें घर के करीब कोई डॉक्टर ढूंढना चाहिए, ख़ास तौर पर अब जबकि लड़कियां बहुत तेज़ी से बड़ी हो रही हैं। हाँ, मैं भी अब इसके बारे में दोबारा सोच रही हूँ, ख़ास तौर पर उसकी राय के बारे में। इतने लफ्ज़ों में तो नहीं, लेकिन हाँ, मैं कोई मुर्गी नहीं जो आधा दर्जन अंडों पर बैठी हो। लेकिन जब हमारी तीनों इस उम्र में पहुंचेंगी जहां वो अपना घोंसला छोड़ना चाहेंगी, तो शायद मैं भी वही खालीपन महसूस करूंगी, और कुछ और भी। ये फिक्र कि क्या हम ने अपनी लालकियों को दुनिया और उसके जालों के बारे में सही सिखाया है, और आखिर में फ़ख्र कि हम उन्हें अपने पैरों पर खड़ा देखें, किसी ऐसे इंसान के साथ जिससे वो मोहब्बत करती हों और खुश हों। वो मेरे जिस्म की गर्मी और उन कंबलों में मज़ीद सिमट गई जो मैंने अपने ऊपर डाल रखे थे। मैंने अपनी बाहें इस औरत के गिर्द लपेट लें जिसे मैं अपनी जान से ज़्यादा चाहता था। जब मेरी पहली बीवी हिलेन मर गई थी तो मुझे लगा था कि कोई भी इसकी जगह नहीं ले सकता। फिर कई साल बाद
तेली मेरी जिंदगी में आई, लेकिन इसने मुझे पुख्तगी दानाई, गर्मजोशी, हंसी, बेशर्त मोहब्बत और एक और चीज़ दी, हकीकत में चाहे जाने का एहसास। जैसा कि मैं ने कहा, यह एहसास मुझे बहुत अरसे बाद मिला था। डॉक्टर की राय कभी भी मुझे ठीक नहीं लगी। जब भी मैं ने बरसों इस मौजू पर इससे बात की, वो अब भी मुझे अपने ख़ास नमूने की तरह देखता है, जैसे मुझे इसकी मौजूदगी या तशख़ीस की ज़रूरत ही ना हो। इस से मुझे यूँ लगता है जैसे मैं हर बात में झूठ बोल रहा हूँ, और सच ये है कि हमें करीब कहीं एक बेहतर डॉक्टर ढूंढना चाहिए। मैं मुत्तफ़िक हूँ, लेकिन सिर्फ ये सोच कर ही लगता है जैसे तुम अपनी वफ़ादारी तोड़ रहे हो। और जहाँ तक झूठ बोलने की बात है, क्या तुम नहीं बोलते? तुम बीमारी में बिल्कुल आम मर्दों जैसे हो। तुम्हारे असल दर्द और तुम्हारी ओवर एक्टिंग में फ़र्क करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ओवर एक्टिंग गई भाड़ में, मैं तो दर्द की असल शिद्दत बिल्कुल साफ ज़ाहिर करता हूँ। इस बात पर हम दोनों हंस पड़े। मैंने बियर के आखिरी घूंट पाए और खाली बोतल एहतियात से शीशे वाली मेज़ पर बाकी बोतलों के पास रख दी, ताकि शीशे के टकराने की आवाज़ हल्की रहे। मुझे भी अक्सर लगता था कि तुम्हारे बारे में इसकी तशख़ीस बकवास है। मुझे लगता था ये रात के पसीने, अलिफ़ाम, शायद नीकर की खौफनाक मौत से जुड़े हुए थे। इसकी ज़िंदगी के बारे में कभी खिल कर बात ना होना और उसका हमेशा पहेलियों में बात करना। फिर तुम जानते हो, इसकी मौत, तुमने इस बात को बहुत बुरी तरह लिया था, है ना? तुम तो दिल के अटैक, याद है ना? वो मुझे वाकई डरा गया था, लेकिन रात के पसीने बंद नहीं हुए, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते गए, जैसे कोई चीज़ तुम्हें परेशान कर रही हो, कोई खौफनाक चीज़ जिसका तुम मुकाबला नहीं कर सकते। शायद इसकी मौत वो वाकई एक हौलनाक वाकया होता। तुम वहाँ खड़े हो शुमाली साहिल पर, एक बेसर और बेआज़ा लाश के पास, और केस के आखिर तक तुम्हें पता चलता कि वो तुम्हारा दोस्त था। मैं जानती हूँ कि पानी में पड़ी लाशें चंद दिन बाद कैसी लगती हैं। ओक, शायद किसी ना किसी तरह इसने तुम पर असर डाला हो, लेकिन मैं हमेशा यही समझती रही हूँ कि तुम किसी अंदरूनी बोझ को दबा रहे हो, किसी खास दरवाजे को बंद रखने की कोशिश कर रहे हो। शायद कोई गैर कानूनी काम जिसमें तुम शामिल थे जब तुम और होल्डजी साथ अंडरकोर काम कर रहे थे। कुछ ऐसा जो तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि असल मैं तुम एक ईमानदार इंसान हो। मैं काफ़ी देर खामोश रहा। मेरा दिमाग उलझन में था कि क्या मैं अपनी बीवी को सब कुछ बता दूँ। नहीं, एक तरफ वो मेरी बीवी थी जिस पर मुझे यकीन था कि वो कभी मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन दूसरी तरफ वो फोर्स की पुलिस अफसर थी और फर्ज भी रखती थी। मैं अपने पहले पार्टनर बैरी होलुट्स का जुर्म अपने ऊपर लेकर चल रहा था, हालांकि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बेवकूफ़ी थी, लेकिन सच सिर्फ 3-4 हिप्नोटिज्म सेशंस के बाद फिलिप्स के साथ सामने आया। मैं इसका बोझ इसकी मदद के लिए उठा रहा था, और वक्त ने दिखाया कि इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। असल में मैं ही ज़मीर के बोझ से तकलीफ़ में था। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। तुम हमेशा दुनिया के मसाइल अपने ऊपर लेने वाले रहे हो, दुनिया को खुद से बचाने की कोशिश करते हो। इसलिए हाँ, मैं समझ सकती हूँ कि तुम अपने बेहतरीन दोस्त और पार्टनर के साथ इस वक्त का बोझ भी बांटना चाहते थे। मैंने आहिस्ता आवाज़ में सब कुछ बता दिया, जैसे डर हो कि कहीं मुर्दे जाग ना जाएं या अंदर सुई हुई हमारी 3 बच्चियां ना उठ जाएं। तेली ने मुझे बगैर रोके सुना, लेकिन जब मैंने बात ख़त्म की तो वो हैरत से आधी उठ
बैठी इसके हाथ मेरे सीने पर आए और उसकी कोहनियां चुभ गईं। तुम्हारी ये कोहनियां, मैं करा उठा, ये मेरे सीने मैं चुभ रही हैं। मुआफ करना प्यारे। इसने मुझे बोसा दिया। वो शले के वालिद थे। तेली हैरत से बोली। मुझे पता था उसकी सर्विस के बारे में बहुत सी बातें और इशारे थे, लेकिन वो तो तुम्हें और होल्डजी को मार देना। यार, ये तो बहुत बुरा था, है ना? क्यों? शेल का बाप, इसने हैरत से दोहराया। इस वक्त हमें मालूम नहीं था कि वो शेल का बाप है, बस एक गंदा पुलिस वाला था जो हुक्म मिलने पर दूसरे पुलिस वालों को भी मारने को तैयार था। हमारे ख्याल में इसके पास घुसबीटेली के हुक्म पर हाँ, गंदा काम शेले के बाप ने किया, लेकिन हमें इस वक्त पता नहीं था कि वो शेले का बाप है। वो है कौन? शेले शायद इस वक्त नौम्री में भी नहीं थी, शायद इससे भी छूटी। वो अपने वालिद से आहिस्ता आहिस्ता दूर होती गई जब वो और उसकी माँ अलग हुए थे, जब वो तकरीबन 7 साल की थी। इस वक्त तक वो इससे तकरीबन मुकम्मल तौर पर कट चुका था। अजीब बात है कि तकरीबन 25 साल बाद वो मेरी पार्टनर बन गई है ना। जिंदगी कभी कभी कितनी अजीब चलती है। मैंने हाँ में सर हिलाया, जैसे अपने ही ख्यालों से इत्तेफाक कर रहा हूं। फिर भी क्या शेले को ये सब पता है? हाँ, इसका अपने वालिद के बारे में रवैया मिला जला था। बचपन से वो सिर्फ अपनी माँ की तल्ख बातें सुनती रही। इसे मालूम था कि इसे रस्टी शील्ड्स क्यों कहा जाता था, इसलिए इसके ज़हन में कोई गलत फहमी नहीं थी। और फिर भी वो इसका खून था। यकीनन इसे दुख हुआ होगा और मैं 2 एहसासात के दरमियान फंस गया था, एक जुर्म का एहसास और दूसरा गुस्सा कि वो इस सादा हकीकत को नहीं समझ पा रही थी कि शेले का अपने बाप से ताल्लुक कितना टूटा हुआ था। फिर वो अचानक गायब हो गया था और इसकी माँ यही समझती रही कि नामालूम लोगों ने इसे मार दिया होगा। इसकी माँ हमेशा कहती थी कि इस के गुनाह आखिरकार इसे ले डूबेंगे। अलिफाम प्यारे, वो हमें मारने वाला था और उससे पहले हमें मजबूर करने वाला था कि हम अपनी कब्रें खुद खोद। वो वहां पुराने राइफल रेंज के पीछे वीरान इलाके में था। बैरी ने इसकी आंखों में रेत झोंक दी और फिर वो उछला और बेलचा पूरी ताकत से घुमाया। पहले तकरीबन इसका सर आधा चीर दिया और दूसरे वार में इसका सर तन से जुदा कर दिया। मैं इस वक्त पुलिस कार की पिछली सीट पर हथकड़ियों में बंधा बैठा था। बैरी अंधेरे से निकला जैसे दीवाना हो, पागल सी आंखें, वहशी चेहरा। इसने कार पर फायर भी किया और फिर बेलचा उठा लिया। बेलचे ने फिर गाड़ी का शीशा चिकनाचूर कर दिया, जो भी ड्राइवर था। और अब मुझे पता है कि वो इस वक्त डिप्टी सार्जेंट डेव हुडसन था, जो इस वक्त के वजीर पुलिस बॉट हुडसन का छोटा भाई था। इस ने गाड़ी को रिवर्स में डालकर मिट्टी में टायरों को घुमाया, फिर हैंड ब्रेक ट्रेन लिया, जिसकी वजह से मैं पिछली सीट से बाहर जा गिरा। बैरी ने मेरी तरफ 2-3 फायर किए, फिर मैंने इसके हाथ से बंदूक और बेलचा छीन लिया। हम दोनों रास्ते के दरमियान बैठ गए। बैरी हिचकियां ले लेकर रो रहा था और मुझे बताने की कोशिश कर रहा था कि इसने क्या किया था, और वो इसी वक्त अटल था कि वो अंडर कोर काम छोड़ रहा है। मेरी किसी भी बात ने इसका फैसला नहीं बदला। इस रात के बाद इसने फिर कभी अंडर कोर काम नहीं किया हुआ। अल्लाह, जो तुम वाकई इस वक्त बहुत खतरनाक जिंदगी गुजार रहे थे, है ना? मैं हंस पड़ा और इसे समझाया कि वाइल्ड साइड पर चलना असल में क्या मतलब रखता है। वो शर्मिंदगी से मुस्कुराई और ऊपर मेरी तरफ देखा। ज्यादातर लोग मॉडल्स नहीं होते मेरी जान, लेकिन वो खुद को समझते हैं। ऐसे लोगों को देखकर एक अजीब सी उदासी
होती है जो खुद को ऐसे सजाते हैं जैसे वो किसी को धोखा दे सके, हालांकि कोई भी उनकी असल हकीकत से बेखबर नहीं होता। फिर मेरे ज़हन में विलियम डैन वर्सिले का चेहरा आ गया, एक ऐसा शख्स जो मरने के बाद भी तब तक पहचाना नहीं गया जब तक लाश मेज पर नहीं आई। खूबसूरत मगर अंदर से नामालूम कहानियों से भरा हुआ। टेली ने मेरी खामोशी तोड़ दी। वो संजीदा थे ना, वो तुम दोनों को मारने वाले थे, है ना? क्यों? हाँ, क्योंकि हम अपने काम में बहुत अच्छे थे। हम नॉर्थ कोस्ट से न्यू कैसल और सिडनी बेसन में आने वाली चर्च की सप्लाई लाइन को बंद कर रहे थे, जिससे उन्हें बहुत नुकसान हो रहा था। के लिए आसान हल यही था कि हमें खत्म कर दिया जाए। कौन हमारी कमी महसूस करता? सिर्फ हमारे करीबी खानदान, और चूंकि हम अंडरकोर थे, हमारी गुमशुदगी को आसानी से छुपाया जा सकता था। ठीक है, ये बात मैं मान सकती हूँ। वो जानते थे कि तुम रिश्वत नहीं लेते। शुक्रिया मेरी जान, मेरी बात समझने और मुझ पर एतमाद करने के लिए। आमे ने मुस्कराकर उसके सर पर बोसा दिया। खुद भी नहीं जानता था वो संजीदा थी या तंज कर रही थी। तुमने रस्टी शील्ड्स की मौत पर कोई जवाबी कार्रवाई क्यों नहीं की? जिन लोगों के पास इस वक्त पुलिस फोर्स के कुछ हिस्से, अदालतें, कुछ सियासतदान और बहुत से जराइम पेशा लोग अपने कंट्रोल में थे, वो सब नहीं चाहते थे कि शील्ड्स की गुमशुदगी की कोई बाकायदा तफ्तीश हो। तुम कैसे वजाहत करते कि हम दोनों एक पुलिस कार की पिछली सीट में बंधे हुए थे और हुड्सन हमें रफनल रेंज के पीछे ले जा रहा था? तो बैरी ने शेले के वालिद को मारा, लेकिन तुमने सारा बोझ अपने ऊपर ले लिया, ये सोचकर कि इससे तुम अपने पार्टनर की मदद कर रहे हो, और वक्त के साथ साथ तुम्हारा ज़मीर का बोझ बढ़ता गया, खास तौर पर इसलिए कि तुम दोनों ने एक गैर कानूनी काम छुपाया हुआ था, यानी एक पुलिस वाले की मौत में तुम दोनों मुलव्वस थे। अदालत में तो यही समझा जाता कि तुम इस कत्ल में शामिल थे। हाँ, जुर्म मुश्तरका था। हम दोनों एक साथ सजा के हकदार थे। मैंने सर हिलाकर कहा, ये जो पुराने राज अब सामने आ रहे हैं, उन्होंने तुम्हें बहुत परेशान किया होगा, है ना? तुम वाकई ज़हनी दबाव में आ गए होगे। नौकरी, खानदान, दोस्त और अपनी सारी जिंदगी खोने का खौफ, और जेल जाने का भी, जब तुम्हारा करियर तबाह हो जाए। शुक्रिया इतना साफ साफ बताने के लिए। आमे हल्का सा हंस पड़ा। और भी बहुत सी चीजें हैं जो इस वक्त तुम्हारा तवाज़ुन बिगाड़ रही हैं। हाँ, मैं समझता हूं, लेकिन मैं सोचता था कि मैं सब कुछ संभाल रहा हूं, मगर बगैर महसूस किए बोझ बढ़ता जा रहा था। शैले का हमला ना हो पाना भी एक मसला था। मैं उसके बारे में भी परेशान था, और अपने बारे में भी कि कहीं मैं शैले अमार्ग हेंड्रिक्स जैसे बेहतरीन साथी को दोबारा ना खो दूं। मुझे खुद पर गुस्सा भी आता था कि मैं ऐसे ख्यालात सोच रहा हूं जब मुझे शैले के लिए खुश होना चाहिए। अगर वो हमला रहती है और फिर ये सब पलान के मालिजा बच्चे को शैले के लिए पैदा करेगी। मैंने अभी तक कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे इस पूरे ख्याल से इत्तेफाक नहीं है। मालिजा ही घर की कमाई चलाने वाली है जब से बिल का हादसा हुआ है, तकरीबन 6 माह पहले। अब वो पहले जैसा नहीं रहा। इसकी रफ्तार कम हो गई है, इसकी ज़हानत और फौरी फैसला करने की सलाहियत भी पहले जैसी नहीं रही। डॉक्टर सिर्फ तसल्ली देता है कि वक्त ही बताएगा कि बिल वापस अपने पुराने हाल में आता है या नहीं, लेकिन मुझे शक है। इसलिए ये सरगर्मी का मामला जो माल और शैले ने सोचा है, शायद माल और बिल दोनों को आमदनी के बगैर छोड़ दे जब तक बच्चा पैदा ना हो जाए। और असल मसला यह है कि बिल अपनी नौकरी डी में बरकरार रख पाएगा या नहीं।
और अगर नहीं रख सका तो इसका मुस्तकबिल क्या होगा? यही बात मुझे बहुत परेशान कर रही है। मैंने अपना सर झुका लिया और कई बार हिलाया। आंसू बहुत आसानी से निकल आए। चुल्लू यार, हौसला करो। मुझे लगता है वो सर्वगैसी वाला ख्याल अगरचे अच्छा था, लेकिन अब वाकई इसे पीछे डाल दिया गया है। और बिल की सेहत बस उम्मीद ही कर सकते हैं, है ना? मैंने सर हिला दिया। पहली बार मैंने अपने उन खदशात को लफ्ज़ों में ढाला था। मैं ये बात हता कि फिलिप्स से भी नहीं की थी। मैंने खुद से वदा किया कि मैं इस मामले में ज़्यादा खुला रहूँगा, क्योंकि बिल की हालत मेरे लिए भी एक भारी बोझ थी। आखिर वो मेरा बेटा है, कोई और राज नहीं मेरे प्यारे। ये एतराफ़ात, क्या तुम कभी इस जुर्म में मुजरिम साबित हो सकते हो? हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं, चाहे वो खुद दिफा ही क्यों ना हो। इस पर भी ऊपर से एक संगीन जुर्म को छुपाने का इल्ज़ाम आ जाता है। ये साबित करना कि ये खुद दिफा था बहुत मुश्किल होगा, ख़ास तौर पर इतने साल गुजरने के बाद। किसी भी सूरत में हमारी दोनों करियर ख़त्म हो जाएंगे, और फिर ये बोझ भी है। कत्ल की तहकीकात और मुकदमे पर कोई हद मुद्दत नहीं होती, तो तुम्हारे सर पर ये खंजर हमेशा लटकता रहेगा। अगर नहीं कहना प्यारे, इसका वाहिद तरीक़ा यह है कि आतो होल्जी आमे खुद एतराफ़ करे, और ये कभी नहीं होने वाला। जब तक होल्जी तरक्की की सीढ़ी चढ़ता रहेगा, वो अपनी ज़िंदगी इस रात के वाक़ये पर कुर्बान नहीं करेगा। और डॉक्टर, हाँ, मुमकिन तो है, लेकिन जो एतराफ़ हुआ वो उसके साथ मुलाकात के दौरान हुआ था, इसलिए जो भी कहा गया, इशारा किया गया, सोचा गया, वो डॉक्टर मर्स राजदारी के तहत महफूज है। लेकिन हाँ, और मैं भी तो हूँ। प्रोसिक्यूशन मुझे समन कर सकती है, मुझे मजबूर किया जा सकता है कि मैं तुम्हारे खिलाफ गवाही दूं। अमेरिका के बरक्स यहाँ बीवी शौहर के खिलाफ गवाही दे सकती है ना? हालांकि मैं खुद को इस सूरत-ए-हाल में नहीं देखना चाहूंगी। हाँ, ये दुरुस्त है कुछ हालात में, लेकिन मुझे पता है तुम कभी ऐसा नहीं करोगी, है ना? ने मुस्करा कर छेड़ा। इसने मेरे सीने पर हल्की सी जब लगाई और फिर मेरे करीब सिमट गई। मुझे मालूम था कि इसे ये बात अब मालूम हो चुकी है, लेकिन ये भी था कि एक छोटा सा कीड़ा हमेशा कहीं ना कहीं रहता है, जो कभी कभी मुझे बेचैन और घबराया हुआ महसूस कराने के लिए काफ़ी था। मेरी अदम तहफ़्फ़ुज़ और मनफी सोचों को पूरा मौका मिल गया कि वो उन एहसासात के साथ वक्त के साथ खेलती रहें। तुम भी कभी कभी बहुत ज़िद्दी आदमी बन सकते हो। चुल्लू, बिस्तर पर आ जाओ प्लीज़। तुम जानते हो कि टूटी हुई नींद वाली रात के बाद मेरा क्या हाल होता है। हम दोनों फरिश्तों की तरह सो गए। मैं थोड़ा सा दागदार ज़रूर था, लेकिन आखिर कौन मुकम्मल तौर पर साफ होता है?